रात देर से यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग लगभग सुनसान थी। सिक्योरिटी गार्ड जिल दबे पांव गलियारों से होकर लैब तक पहुंचती है। उसके एक दोस्त ने पहले ही कैमरे बंद कर दिए थे ताकि कोई सबूत न बचे। अंदर पहुंचकर जिल एक्सपायर्ड दवाइयों से भरे बॉक्स खोलती है और जल्दी जल्दी कुछ दवाइयां उठा लेती है। अगले ही दिन वह ये दवाइयां ग्रेग को बेचती है, लेकिन ग्रेग चालाकी दिखाता है और उसे तय की हुई रकम से कम पैसे थमा देता है। मजबूरी में जिल चुपचाप मान लेती है। इसके बाद वह अपनी सास डोरिस के घर जाती है ताकि बच्चों मैटिल्डा और नोआ को ले सके। डोरिस उसे टोकती है कि बच्चों को हमेशा इतनी देर से क्यों लाती हो। यही बात साफ कर देती है कि बच्चों की कस्टडी जिल के पास नहीं है। कार में सफर शुरू होता है। जिल अपने बच्चों से जुड़ने की कोशिश करती है। मैटिल्डा तो खुश होकर बातें करती है, लेकिन नोआ चुप सा रहता है। तभी अचानक कार का रेडियो सबसे ज्यादा गंभीर मरीजों पर ध्यान दे रहे थे, इसलिए जिल अपनी चोट खुद ही साफ करती है। तभी अचानक एक औरत रानी से देखती है कि जो भी मरीज कोमा में थे सब जाग चुके हैं। इसके बाद सब लोग डोरिस के घर लौटते हैं। वहाँ डोरिस बताती है कि अब फोन काम नहीं कर रहे, दुकानों में क्रेडिट कार्ड भी नहीं चल रहे। जिल के सारे नकद पैसे झील में डूब चुके थे। हालात देखकर डोरिस तय करती है कि जिल और बच्चे वहीं उसके घर पर रात गुजारें। रात में जिल सो नहीं पाती। वह लिविंग रूम में जाकर अपने बच्चों और दिवंगत पति की तस्वीरें देखती है। तभी डोरिस भी जागकर वहां आती है। दोनों नींद की गोलियों के बारे में बातें करते हैं। जिल बताती है कि वह नशे की लत से बाहर निकल रही है, इसलिए गोलियां नहीं खाती, और डोरिस मानती है कि गोलियां अब उस पर भी असर नहीं करती। उसी दौरान जिल नोटिस करती है कि मैटिल्डा तो सो रही है, लेकिन नोआ अभी भी जाग रहा है। सड़कों पर घूम रहे हैं, खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से ग्रेग से होती है। ग्रेग अब दवा खरीदने को बेताब है और दोगुना दाम देने को तैयार है। लोग नींद न आने से बुरी तरह परेशान हैं और हर तरह के सहारे ढूंढ रहे हैं। जिल कहती है कि वह देखेगी क्या कर सकती है। यूनिवर्सिटी पहुंचकर जिल हैरान रह जाती है। वहाँ कोई नहीं है। अगली सुबह शिफ्ट के बाद फिर समझाती है कि अब यहाँ रिसर्च हब बनाया जा रहा है, क्योंकि बिजली कटने के बाद से किसी को नींद नहीं आ रही। वह जिल को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देती है, लेकिन जिल इनकार कर देती है। जाने से पहले मर्फी ब्रायन को हब का पता देती है और कहती है कि जिल का परिवार वहां ले आना। ब्रायन जिल को समझाता है कि उसे ऑफर मान लेना चाहिए था। वह बताता है कि अगर इंसान लगातार जागता रहे तो दिमाग गड़बड़ाने लगता है, शरीर काम करना बंद कर देता है और आखिर में दिल भी रुक सकता है। अब तक सिर्फ एक औरत को ही नींद आई है और उसे रिसर्च हब में ले जाया गया है ताकि पता चले कि वह अपवाद क्यों है। जिल कहती है कि जब वह घर से निकली थी तब मैटिल्डा सो रही थी। ब्रायन शक जताता है कि शायद वह मर चुकी हो। यह सुनकर जिल घबरा जाती है और तुरंत डोरिस के घर भागती है। वहाँ सिर्फ नोआ मिलता है। वह बताता है कि डोरिस मैटिल्डा को चर्च ले गई है। जिल सामान समेटती है और नोआ से कहती है कि वे तुरंत उसकी बहन को लेने चलेंगे, लेकिन जैसे ही वे निकलते हैं ब्रायन रास्ता रोक लेता है। वह चाहता है कि मैटिल्डा को रिसर्च हब ले जाया जाए, लेकिन जिल सख्ती से इनकार कर देती है। शहर में हालात बिगड़ चुके थे। लोग नींद न आने की वजह से अपना आपा खो रहे थे। कोई हिंसा कर रहा था, कोई सामान तोड़ रहा था। जिल और नोआ भागते हुए एक कूड़ेदान के पीछे छिपते हैं और वहाँ उन्हें एक लाश दिखती है। वह शेरिफ की थी। नोआ डरकर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। जिल समझाती है कि जब इंसान लगातार नहीं सो पाता तो उसका दिमाग धीरे धीरे टूटने लगता है। उधर चर्च में डोरिस मैटिल्डा की मुलाकात पादरी से करवाती है। पादरी उसे प्रोत्साहित करता है कि वह सोए ताकि सब लोगों के लिए उम्मीद की निशानी बन सके। मैटिल्डा सो भी जाती है। जैसे ही वह उठती है और डोरिस उसे बाहर ले जाती है, लोग सवाल करने लगते हैं, वह हमें कब सुलाएगी। कुछ लोग तो यह तक कहने लगते हैं कि उसका बलिदान होना चाहिए जैसे यीशु ने किया था। भीड़ को शांत करने के लिए पादरी बीच बचाव करता है। तभी जिल, नोआ और ब्रायन चर्च पहुंचते हैं। एक पुलिस वाला गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन पादरी सभी को अपनी सीटों पर लौटने का आदेश देता है। जिल अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन भीड़ मना कर देती है। एक औरत याद दिलाती है कि कानूनी तौर पर मैटिल्डा की कस्टडी डोरिस के पास है। माहौल गर्माता जा रहा था कि ब्रायन सबको याद दिलाता है, नींद न आने से तुम सबका दिमाग गड़बड़ा रहा है। वह रिसर्च हब का जिक्र करता है और वादा करता है कि वहाँ इसका हल ढूंढा जा सकता है। ब्रायन भीड़ को समझाने की कोशिश करता है कि वैज्ञानिक इलाज ढूंढ सकते हैं, लेकिन पादरी साफ मना कर देता है। उसका कहना है कि लैब में जाकर मैटिल्डा बस एक टेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगी। ब्रायन गुस्से में धमकी देता है कि वह सेना के साथ वापस आएगा, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उस पर गोली चला देता है। चर्च में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच डोरिस मैटिल्डा को पीछे के दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ उनका पीछा करती है। दूसरी ओर जिल नोआ से कहती है कि जंगल में जाकर उसका इंतजार करे और खुद ऊपर जाकर छिपी हुई बेटी को ढूंढ लेती है। दोनों बेहद सावधानी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि तभी पुलिस वाला पाजती है। नोआ दौड़कर जंगल में जाता है और वहाँ परिवार से मिल जाता है। सब मिलकर भागते हैं और आखिरकार एक पार्किंग में छिपते हैं। नोआ कहता है कि मैटिल्डा को हब ले जाना चाहिए। तभी लुटेरे उसकी आहट सुन
सुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि आवाज ग्रेग ने की है और उनमें से एक उसके सिर पर पैर रखकर उसे मार डालता है। जिल धीरे धीरे एक स्क्रू ड्राइवर उठा लेती है ताकि जरूरत पड़े तो बचाव कर सके। लुटेरे एक कार चुरा कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिल मेज पर रखी चाबियों में से एक गाड़ी चुनती है और बच्चों को लेकर वहां से निकल पड़ती है। सफर के दौरान मैटिल्डा गहरी नींद में चली जाती है। शाम को रास्ते में उन्हें वही लुटेरे मरे हुए मिलते में लौट आती है। थोड़ा आगे रुकने पर जिल नोआ को बताती है कि दरअसल लुटेरों को मर्फी के लोगों ने मारा। वह बतीय तरीके अपनाए थे। जिल खुद नशे की लत की वजह से सेना से निकाली गई थी और बाद में नौकरी दिलाने में मर्फी ने ही उसकी मदद की थी। नोआ अपनी माँ का दर्द समझता है, लेकिन उसका मानना है कि इलाज के लिए मैटिल्डा को हब तक जाना ही होगा। अगले दिन रास्ते में उन्हें नग्न लोगों का एक झुंड दिखाई देता है। वे उन्हें घूरते हैं लेकिन रास्ता छोड़ देते हैं। उनकी नजरें बार बार गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी मैटिल्डा पर जाती हैं। कुछ देर बाद परिवार एक सुनसान कस्बे की लाइब्रेरी में रुकता है ताकि नक्शा ढूंढ सके। जिल मानसिक रूप से टूट रही थी। आंसू बहाते हुए वह मैटिल्डा से कहती है कि अब उसे इस नई दुनिया में जीना सीखना होगा। वह उसे बंदूक पकड़ाना चाहती है लेकिन मैटिल्डा मना कर देती है। गुस्से में जिल गिरती है और खुद नोआ के साथ नक्शे पर हब ढूंढने लगती है। तभी अचानक जेल से भागे कैदी कस्बे में फैल जाते हैं। जिल उन्हें खिड़की से देखती है और बाहर दौड़ती है देता है। जिल बताती है कि उसमें अब गोलियां ही नहीं है। डॉज चाबी लेकर पास के जले हुए फॉर्म में जाता है, वहाँ कपड़े पहन लेता है। इस दौरान नोआ उसे बताता है कि वे इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उधर जिल मैटिल्डा को सिखाती है कि कैसे दूसरी गाड़ियों से पेट्रोल निकाला जाता है। डॉज लौट कर आता है होती है, लेकिन तभी मैटिल्डा एक्सेलरेटर दबा देती है और कार रफ्तार पकड़ लेती है। मुश्किल से वे लोग पीछा छुड़ाकर भाग निकलते हैं। कुछ घंटे बाद जंगल में उन्हें हब की रोशनी दिखती है। डॉज उन्हें गाड़ी तक छोड़ता है और अलविदा कहकर चला जाता है। जिल बच्चों को पास के एक झोंपड़े में इंतजार करने को कहती है और खुद चुपके से हब की ओर बढ़ती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि सैनिक खुद को संभालने के लिए इंजेक्शन ले रहे हैं। सही मौके का इंतजार करके वह चुपचाप लैब में घुस जाती है और कोट पहनकर खुद को स्टाफ की तरह दिखाती है। अंदर एक सोई हुई औरत मिलती है जिसके हाथ पर बार बती है कि वह मदद करेगी। हैरानी की बात यह थी कि वह औरत कहती है, मुझे तो महीनों पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों अब तक नींद आती रहती है। तभिशन है जो थोड़ी देर के लिए दिमाग को जागृत रखता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट स्थायी नुकसान है। जिल समझ जाती है कि मानवता का अंत करीब है। वह बाहर जाकर रो पड़ती है। तभी आसमान में फ्लेयर दिखाई देता है और डॉज गाड़ी लेकर वापस आता है। उसमें मैटिल्डा और नोआ भी होते हैं। जिल दौड़कर उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड पकड़ लेता है। तभी मैटिल्डा बोल पड़ती है, मैं सो सकती हूँ। सुबह होते ही वैज्ञानिकों के सामने मैटिल्डा को टेस्टिंग के लिए लाया जाता है। वे बंदर पर भी प्रयोग कर रहे होते हैं जिसका दिमाग खोला गया था, फिर भी वह जिंदा था। जब मैटिल्डा को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो वह तुरंत अराजकता फैल जाती है। एक गार्ड गलती से पाइनकॉर्न को ग्रेनेड समझकर अंधाधुंध गोली चलाने लगता है। सैनिक और वैज्ञानिक पागल होकर एक दूसरे पर ही हमला करने लगते हैं। अफरा तफरी में जिल भाग निकलती है। नोआ को ले जाते समय एक सैनिक लगभग उसे मार ही देता